गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फटाफट से आप लोग आ जाइए हमारे सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या देख रहे हैं, हमको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। किस तरीके से हम हिस्ट्री में अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे और किस तरीके से एक मॉडल आंसर बनाया जा सकता है। देखिए, मॉडल आंसर हर किसी का अलग अलग तरीके का हो सकता है। बट हमें क्या करना होता है कि कंटेंट जो भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चंस के जो आस्किंग है कि क्या पूछ रहे हैं वो, अगर उसका हम एटलीस्ट 60 से 70% भी चीजों को फुलफिल कर पाते हैं तो हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज आप हर क्वेश्चन में जो है 7 नंबर, 7.5 नंबर, 6.5 नंबर, इस तरीके से आप स्कोर करेंगे। और ये ही जो आपको देखने को मिल रहा है कि हर क्वेश्चन में आप जो बाकी बच्चों से 2 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, यही जब फाइनल में जब पेपर का फुल मार्क्स ऐड ऑन करते हैं तो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट में और एक जो है जो बच्चा रिजेक्ट हो गया, किसी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, यही एक अंतर होता है कि बस यही 2-2.5 नंबर जो है ना, जो एक बच्चा ज्यादा ला रहा है वो सिलेक्टेड हो जाता है, और जिस बच्चे का ये कम आ रहा है वो बार बार जो है वो कट ऑफ से रह जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारे आंसर्स को ऐसे लिखना है कि हम जो है धीरे धीरे से, आपको ये पता होगा कि ये एक ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, बेस्ट आंसर राइटिंग तभी आप लिख पाइएगा जब आपको ये पता हो कि हाँ, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तभी जाकर के एक जो है आंसर को आप बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। अदरवाइज वो आंसर आप सही लिख नहीं पाइएगा। फिर यही होगा कि आपका जो नॉलेज होगा वो सिर्फ सरफेस तक के लिए रहेगा। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि सरफेस नॉलेज, तो सरफेस नॉलेज ही रहेगा। सरफेस नॉलेज से फिर नीचे इन डेप्थ नॉलेज वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के जो हमारा सेशन है उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर को मैंने करा दिया था आपको। मैंने दिखाया था आपको कि किस तरीके से इसमें कीवर्ड्स छाटा था हमने, और उन कीवर्ड्स के बिहाफ पे हमने जो है एक अपना इंट्रो बनाया था, फिर एक बॉडी पूरा फ्रेम किया था। बॉडी फ्रेम करने के बाद में कंक्लूजन होगा। तो जो बच्चे आज नया जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए जो है, हम ये तीसरा एक क्वेश्चन है, इसको हम लेके चलते हैं। और इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है हम अपना क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिस्कस द मेजर थीम्स एंड लिटरेरी या लिटरेसी स्टाइल ऑफ संगम लिटरेचर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या डिस्कस करने की बात कर रहा है आपसे। तो जब भी क्वेश्चंस ऐसा हो जिसमें कि डिस्कस और ये सारी चीजें बोल रहा हो करने को, तो उसमें आप पहले समझ लो कि जैसे ही अगर मैं बोलूं, 1 मिनट आप यहाँ समझ समझ लो कि जैसे ही अगर किसी क्वेश्चन में डिस्कस ये वर्ड आया हुआ है, तो डिस्कस के लिए क्या करने का मतलब है कि वो टू द पॉइंट आपसे आंसर मांग रहा है। मतलब कि क्या डिस्कस करना है भैया, मेजर थीम आपको बताना है कि मेजर थीम्स क्या है संगम लिटरेचर जो लिखे गए हैं, तो वो किस थीम पे लिखे गए हैं। दूसरा, इनका जो जो लिटरेरी स्टाइल है, तो किस स्टाइल में लिखा गया। देखिए अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे आपका जो है, कुछ जो है आप कहते हैं कि लव, इमोशन, इन सब चीजों पे लिखते हैं। कुछ जो है आप ऑन द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखते हैं। कुछ जो है आप लिटरेचर पे लिख रहे हैं। कुछ जो है, तो अलग अलग तरीके से जो है लिटरेरी स्टाइल्स होते हैं कि कुछ पोयम फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कुछ नोवेल्स लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सारी चीजें कि आप स्टोरी लिख रहे हैं। इस तरीके का स्टाइल होता है लिटरेरी स्टाइल। तो यही होता है ना कि अलग अलग तरीके का होता है। अब उसमें बोल रहा है कि किस चीज को डिस्कस करना है आपको, तो संगम लिटरेचर के, ठीक है ना, किस चीज की, तो संगम लिटरेचर जो है, संगम लिटरेचर के मेजर थीम्स क्या क्या थे और इनका लिटरेसी स्टाइल कैसा था। मतलब क्या, किस तरीके से ये लिख रहे थे, यही आपसे पूछ रहा है। तो मतलब कि अगर की पॉइंट पूछ रहा है बोलने को, तो आपको क्या क्या करना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कि की पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि की पॉइंट्स की बात आती है, ठीक है, अब मैंने बोला कि की पॉइंट्स लिख लो, तो सबसे पहला क्या है की पॉइंट्स में कि डिस्कस।
ठीक है। अब डिस्कस का मतलब क्या है? नॉर्मल जो भी संगम लिटरेचर के बारे में आप जानते हैं, तो उस संगम लिटरेचर का मेजर थीम क्या था, इसको डिस्कस करना है। लिटरेसी स्टाइल कैसा था संगम लिटरेचर का, ये आपको डिस्कस करना है। यही आपको इसमें बात करी जा रही है। तो डिस्कस करना है, और क्या डिस्कस करना है? तो डिस्कस करना है हम लोगों को, जो दूसरा की पॉइंट है क्या, मेजर थीम्स। ठीक है। तो मेजर जो है आपको थीम्स डिस्कस करना है। दूसरा दूसरा अगर बात करें कि और क्या करना है हम लोगों को, तो दूसरा जो है आपको लिटरेसी का जो स्टाइल है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है। तो हमको पता चल गया क्या कि की पॉइंट्स इसमें क्या है। सबसे पहला डिस्कस, और डिस्कस के साथ साथ क्या, मेजर थीम्स एंड लिटरेसी स्टाइल। किस चीज का? तो पूरा होल किसका हमको डिस्कस करना है? तो ये जो पूरा होल आप देख रहे हैं, ये आपका संगम एज का। ठीक है। तो हमको क्या करना है, संगम जो एज है, संगम एज में जो संगम लिटरेचर है, उस संगम लिटरेचर का ये आपको मेजर थीम्स और लिटरेसी स्टाइल बताना है। तो कौन कौन से थीम्स उन्होंने लिखे थे और क्या क्या चीजें की थी। ठीक है। तो चलिए हम जो है, अब जैसे ही हम लोगों को पता है क्या कि हमने जो है आपका की पॉइंट्स ढूंढ लिया। अब की पॉइंट्स के बाद में जब बात आती है, तो याद कीजिए कि जब क्वेश्चन फ्रेम की बात आती है, ठीक है, तो जब हम बोले कि, एक मिनट, तो जैसे ही हमने देख लिया कि एक बार हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है, एक बार ही हमने देख लिया क्या कि किस तरीके से हम जो है ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अपना जो है ना आंसर जो है, तो आंसर का हम फ्रेमिंग किस तरीके से करेंगे, हम वो देखते हैं। ठीक है। आंसर फ्रेमिंग में मैं बार बार कह रहा हूं क्या कि सबसे पहले एक आपको इंट्रोडक्शन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पहले आएगा। ठीक। इंट्रोडक्शन के ठीक नीचे क्या आएगा, आपको अपना उस आंसर का बॉडी फ्रेम करना होगा। तो बॉडी फ्रेम करेंगे उसके नीचे। ठीक है। और बॉडी फ्रेम करने के बाद में नीचे क्या आएगा, तो आपका कंक्लूजन आना ही चाहिए। ठीक है। इतना तीन चीज तो होना चाहिए आपका। अब इसमें मैं आपको एक बार यहाँ फिर से क्लियर कर दूं, इंट्रोडक्शन जो है आपका हार्डली 25 से 30 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है। इससे ज्यादा मत जाना। अगर आपसे 100 वर्ड्स में क्वेश्चंस कह रहे हैं करने को, और अगर 150 वर्ड्स में कह रहे हैं, तो ये आप जो है, अगर 150, ये मैं बता रहा हूं आपको 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है। कि अगर 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 25 से 30 वर्ड लेना, आप उसमें इंट्रोडक्शन फ्रेम कर लेना। ठीक है। उसके बाद बात आती है क्या, तो आप यहाँ पे जो है लगभग आप रखना 50 से 55 से 60 वर्ड्स में आप रखना क्या, अपना बॉडी रखना। और इतना जब आप कर लेते हो, इतने में आप अपना बॉडी फ्रेम कर लेना, और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करना हो अगर, तो कंक्लूजन आप फिर से 20 वर्ड्स में कर लेना। ये इतना करते हो, दैट्स एनफ। इससे ज्यादा नहीं आपको भागना है इधर उधर 100 वर्ड वाले में। अब वैसे ही अगर आपसे बोले कि 150 वर्ड वाले, अगर 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन बोले, तो 150 वर्ड्स वाले में आपके पास क्या होता है कि ये जो है आप 30 वर्ड्स तक लेके जाना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, बॉडी को इनलार्ज कर सकते हो। ठीक है। तो बॉडी को इनलार्ज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आप इसको, ठीक है ना, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है। तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से डीमेरिट क्या है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने से आपके वर्ड लिमिट को आप बहुत इजीली क्रॉस कर जाते हो। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि बॉडी जब भी हम लिखेंगे, तो कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी दिखाता हूँ, इसमें क्या करना है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। जितना बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हम यूज करें, जितना अगर हम डायग्राम का यूज करें, जितना डायग्राम यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर एक आता है आपका ट्री चार्ट। ठीक है। तो जितना हम यहाँ पे
ट्री चार्ट बना करके और उसका यूज करें, बेहतरीन आंसर जाएगा आपका। आप अलग होंगे बाकियों से, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझना होगा कि यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा। कंक्लूजन फिर से है, तो यहाँ पे 20 वर्ड्स का कंक्लूजन है, 20 से 30 आप रखना। अगर 150 का आता है तो 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो 20 से 30 का ही रखना अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में बस वो चीज होना चाहिए कि जो आपके पूरे बॉडी का क्रक्स है, ठीक है, उसी को कंक्लूड किया जाता है, उसी को जो है छोटा कंपाइल करके एक दो उसका कीवर्ड्स लिखना होता है। जैसे अब मैं कह रहा हूं कि चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमने की पॉइंट्स ले लिया, डिस्कस कर लिया, सारी चीजें कर ली। अब हम क्या करते हैं कि इसी में जो है ना, इसका मेजर थीम्स जो है और क्या लिटरेसी स्टाइल था संगम लिटरेचर का, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो 1 मिनट मैं आपका एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो है स्लाइड लेता हूँ। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक जो है ना इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे ये आप देखने जा रहे हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखो, अगर मैं बोलूं, देखिए अब आप कहोगे कि सर आप इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन क्यों बना पा रहे हो, हम लोगों से अभी नहीं बन रहा है। आप लोग अभी अपने स्टडीज के फर्स्ट पेज पे हो, मैं उससे बाहर निकल गया हूँ, तो मुझे चीजों को मैं एक तो पहले से समझ चुका हूँ सारी चीजों को, दूसरा पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ है, लिखते लिखते कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ है, तो ये भी चीजें हैं आप। तो इसलिए क्या है कि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि संगम लिटरेचर जो है, संगम लिटरेचर कंपोज्ड इन, कब हुआ था तो पता है हम लोगों को कि अर्ली तमिल सोसाइटी में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अर्ली तमिल सोसाइटी। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो मैंने देखा कि संगम लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक रिच ब्लेंड ऑफ, रिच ब्लेंड ऑफ, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड, ठीक है, कल्चरल लाइफ ऑफ द तमिल सोसाइटी, ठीक है। अब इसके बाद में इतना मेरा जो हो गया, मैंने एक इंट्रोडक्शन बना दिया क्या, कि संगम लिटरेचर जो है कब कंपोज किया गया था, तो अर्ली तमिल सोसाइटीज में किया गया था, ठीक है। और उस अर्ली तमिल सोसाइटीज में ये क्या दिखाने को, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि हाँ, संगम लिटरेचर में हमको जो है ना संगम एज के कैसा पॉलिटी था, तो उस पूरा पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। वहाँ की सोसाइटी किस तरीके से थी, सोसाइटी में क्या क्या स्ट्रेटिफिकेशन था वो भी हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में उनका कल्चरल लाइफ कितना इनरिच था, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो वो कैसे हमको देखने को मिला, इन्हीं संगम लिटरेचर को पढ़ने से। तो मैंने यही बोल दिया कि संगम लिटरेचर क्या है, कब कंपोज हुआ था, क्या संगम लिटरेचर बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके सामने ये एक इंट्रोडक्शन बन गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये एक इंट्रोडक्शन बना दिया, ऐसा ही इंट्रोडक्शन आपको भी बनाना है कि मुश्किल से जो है आप वर्ड काउंट्स कर लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ड में आपका इंट्रोडक्शन मैंने निपटा दिया। इसी तरीके से आपको भी करना होगा अगर आप 100 वर्ड्स का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक है। 100 वर्ड के क्वेश्चन में इसी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन जाना चाहिए, ठीक। अब बात हो गया कि इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब चलते हैं क्या कि इसका एक बार सर आप मुझे बॉडी फ्रेम भी करना ना सिखा दो, तो चलिए हम बॉडी फ्रेम किस तरीके से होता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक नया स्लाइड लेता हूं और इसमें अब हम क्या करते हैं कि बॉडी फ्रेम करते हैं। तो याद है ना क्वेश्चंस क्या पूछा था, क्वेश्चंस पूछ रहा था कि आपको यही बताना है कि उनका लिटरेरी जो है किस तरीके का जो है लिटरेरी सोर्सेज, और उसका जो है किस तरीके का जो है ना, 1 मिनट क्वेश्चंस क्या था वो आप देख लो। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्या था कि डिस्कस द मेजर थीम। अब क्या है कि थीम और लिटरेरी स्टाइल पूछ रहा है संगम का।
तो मेजर थीम क्या था और लिटरेरी स्टाइल क्या था, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थीम्स की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ इसमें कि इट्स मेजर थीम्स और आर एज फॉलो, ठीक है। ये मैंने डाल दिया कि इसके मेजर थीम्स क्या क्या। देखिए, अब मैं पढ़ा हूं तो मुझे पता है कि इसमें जो मेजर थीम है ना, ये दो ही तरीके के लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिटरेचर्स लिखे जाते थे। एक को कहते थे हम अक्कम। अक्कम का मतलब क्या होता था कि जिस लिटरेचर में ना आपको थोड़ा सा लव, उसके बाद में इमोशंस, उसके बाद में थोड़ा सा आपका पर्सनल रिलेशनशिप, तो इसमें लिखो कि एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ये देखने को मिलते थे, ठीक है। तो एक थीम तो इस तरीके का इनके बुक्स में हुआ करता था। और दूसरा जो थीम होता था, उस दूसरे थीम को हम क्या कहते थे, उस दूसरे थीम को हम कहते थे पूरम। तो पूरम, पूरम में क्या होता था कि जैसे आपको वॉर हो गया, उसके बाद में किनशिप हो गया, उसके बाद में हीरोइज्म, या फिर चैरिटी की जब बात करें, तो इस तरीके के थीम्स जो है, एक मिनट ये क्या हो गया, तो एक मिनट फिर से शायद वो आपको करना पड़ेगा। तो मुझे इसमें बताना होगा कि मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ ये कि मेजर थीम्स ऑफ संगम लिटरेचर आर एज फॉलो, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, एक तो आपको बताना होगा क्या कि एक अक्कम होता था। अक्कम में क्या होता था कि इसमें लव, इमोशन, पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है। दूसरा आपको इसमें बताना होगा कि दूसरा थीम ये क्या यूज करते थे, तो दूसरा थीम पूरम का यूज करते थे। और पूरम में ये क्या करते थे कि वॉर हो गया, किनशिप हो गया, ठीक है, वॉर, किनशिप, हीरोइज्म, ठीक है। तो हीरोइज्म, हीरोइज्म के साथ साथ ये क्या करते थे कि चैरिटी, इस तरीके का एक थीम होता था। मतलब दो टाइप के लिटरेचर ये लिखते थे, एक तो हो गया आपका अक्कम, दूसरा होता था पूर्वम। और इन दोनों के थ्रू ये क्या करते थे कि अलग अलग तरीके की आपको, जो भी इनका लिटरेचर था वो इन्हीं दो तरीकों में बटा हुआ था, सेग्रीगेट था, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब उसके बाद में हम बोल देंगे क्या कि इस लिटरेची लिटरेसी में और क्या हमको देखने को मिला, इससे ये क्या पोर्ट्रे करता था। तो आपको पता है कि किसी भी एज का अगर कोई भी लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो उस लिटरेचर से आपको सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कल्चरल लाइफ, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं और कुछ नहीं, बस एज इट इज वही चीजें आप डालना चाहता हूँ कि मैं बोलूंगा कि द लिटरेचर, ठीक है, तो द लिटरेचर पोर्ट्रे एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी को शो करते थे। ट्रेड कैसा था उस समय में वो चीजें बताते थे। इनका सोशल ऑर्डर किस तरीके का था ये बताते थे। उसके बाद में फिर इनका कल्चरल वैल्यूज एंड एथिक्स किस तरीके का था, रिलीजन किस तरीके का था, ये सारी चीजें जो है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिला कि रिलीजन जो है वो किस तरीके का था, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक। हमने ये बता दिया। उसके बाद में फिर क्या है कि अब हमसे दूसरा याद कीजिए कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड इन्होंने क्या पूछा था कि भाई वो जो लिटरेरी का स्टाइल था वो किस तरीके का था। तो उसमें आपको जो है बताना होगा कि फिर से मैं एक दूसरा स्लाइड लेता हूँ कि जब अब दूसरा भी तो मुझे लिखना है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक कीवर्ड को ही बता पाए दूसरे को हम नहीं बताएं। तो दूसरा कीवर्ड जब हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे
कि एक फिर से पॉइंट बनाएंगे और बोलेंगे कि ऐसा लिख देंगे कि इसमें जो है ना लिटरेरी का जो स्टाइल है, अब इसके बारे में हम उनको बता रहे हैं एग्जामिनर को कि इसका स्टाइल जो है क्या था, कि ये मार्क्ड कहता है, मार्क्ड बाय द तिनाई कंसेप्ट। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तिनाई कंसेप्ट क्या है, तो तिनाई कंसेप्ट मतलब हो गया ना कि लिंकिंग, जब आप ह्यूमन इमोशंस को, ठीक है ना, ह्यूमन इमोशंस, तिनाई कंसेप्ट लाइक ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, विथ स्पेसिफिक लैंडस्केप्स। ठीक है, ये आपको बताना होगा लैंडस्केप्स, और उसमें कुछ आप बता दो कि वर्क्स लाइक, एक मिनट ये क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट, इसमें मैं दोबारा से वो कर देता हूँ तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोगों को क्या देखने को मिला था कि मैं क्या लिख रहा था, लिटरेरी स्टाइल, और लिटरेरी स्टाइल में मैंने बोला था आपको कि लिटरेरी स्टाइल जो है, लिटरेसी स्टाइल, और लिटरेसी स्टाइल में आपको क्या बताया था कि ये क्या करता है, मार्क्स द तिनाई कंसेप्ट, जो क्या था कि वो लिंक कर रहे थे, लिंकिंग ह्यूमन इमोशंस with specific human emotions with specific landscape। ठीक, और इसमें बताना होगा, जैसे अब यहाँ लिखने के बाद में बोलेंगे, नीचे आ जाएंगे और बोलेंगे कि वर्क्स लाइक, वर्क्स लाइक में क्या हम बता सकते हैं, तो तीन चार चीज आपको बताना होगा। एक तो एतु, ठीक है, एतुथो कई था, एंड पत्थु पट्थु, ये क्या करते थे कि ये आपको जो है कंबाइन एस्थेटिक एंड हिस्टोरिकल इंसाइट्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया, लिटरेसी स्टाइल क्या था आपने बता दिया। अब कंक्लूजन की बारी आती है, तो कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो कि 10, अब मैं कंक्लूजन दिखा रहा हूँ कि इसमें हमने बोला कि एक कंक्लूजन दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे कि 10 संगम लिटरेचर not only provide aesthetic and ethical knowledge of the Tamil society, but it is a blend of history plus aesthetic वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्या है, आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि हमको क्या देखने को मिला कि हमने संगम एज के जो लिटरेचर थे, उस लिटरेचर में हमने क्या किया कि वो किस तरीके से जो है संगम लिटरेचर का जो है लिटरेसी जो है
आपको बताना था कि क्वेश्चंस जब आप देखते हैं कि लिटरेसी स्टाइल क्या था संगमेश का, तो वो भी हमने दिखा दिया। मेजर थीम क्या थे वो भी हमने दिखा दिया। एक दो एग्जाम्पल भी किस किस तरीके के लिटरेचर वहां होते थे उसके हमने एग्जाम्पल भी डाल दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपना आंसर फ्रेम करते हैं तो एग्जामिनर क्यों नहीं आपको मार्क्स देगा, क्यों नहीं आप जो है 6.5 7 नंबर इस तरीके का जो है आप नंबर स्कोर कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा। तो हमको क्या करना है कि हम लोगों को हमेशा इसी तरीके से बिल्कुल स्टिक्ट होना है अपने पॉइंट्स पर। और ये कब आएगा, ये जब आप अपने जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हैं, चाहे जो भी जीएस पेपर में आंसर लिख रहे हैं, आप उस जीएस पेपर में उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ रहे हैं। बिना टॉपिक को समझे हुए आप एक बेहतरीन आंसर नहीं लिख सकते। तो टॉपिक को भाई इन डेप्थ तो समझना पड़ेगा आपको। तो अब मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चे आते हैं बोलते हैं सर आंसर राइटिंग करवाओ, सर आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से ही करवाओ। मैं देखता हूँ उनको, एक छोटा सा स्माइल देता हूँ और फिर कहता हूँ कि हाँ ठीक है करा देंगे। अब एक बात बताओ, मुझे अगर टॉपिक ही नहीं पता है तो मैं आपको इस पे 200 आंसर राइटिंग करा दूँ, क्या गारंटी है कि वही 200 आंसर राइटिंग से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे? कुछ दूसरा आ गया तो फिर तो आप जो है वहाँ कहानी लिखने लगोगे। अब कहानी लिखने लगोगे, टू द पॉइंट नहीं लिखोगे, तो एग्जामिनर आपका कहानी सुनने के लिए थोड़े बैठा है। वो भाई सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं कि हु इज द बेस्ट। और बेस्ट इन द सेंस क्या, कि आप चीजों को समझ कैसा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेंस का मतलब यही है ही कि आपके अंदर आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, ये चेक करना होता है हम लोगों को। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को जाना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा। चलिए एक और इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चंस लेते हैं आपको, ये भी आपका 2025 का ही है, उसको भी देख के और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एग्जामिन द क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशनल कंटेंट, ठीक है, एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन एडिक्ट्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को नहीं पता है कि अशोकन एडिक्ट्स क्या है, ठीक है, मान लो कि उसको पता ही नहीं कि अशोकन एडिक्ट्स क्या है, वो क्या इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे? लिख पाएंगे? कभी नहीं लिख पाएंगे। अब जो जिनको नहीं पता है कि एडिक्ट्स जो है उनके अलग अलग तरीके से हैं, रॉक कट एडिक्ट है, पिलर जो है इंस्क्रिप्शंस है, तो ये अलग अलग तरीके के हैं। अशोका ने इनको कराया था, क्या पर्पस था इन एडिक्ट्स को जो है बनाने के लिए, ये सारी चीजें अगर नहीं पता है उनको कि आखिर कोई तो एक पर्पस होगा जिसकी वजह से इसको जो है बिल्ड कराया गया हो। अब बच्चों को नहीं पता है, कैसे लिख पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शनल कोई भी लो, आप कोई भी लो, उस ऑप्शनल में आपका इन डेप्थ नॉलेज पहले नहीं आया आपके पास, तो आप आंसर राइटिंग बेहतरीन नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक जो है आंसर राइटिंग फिर से करके दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है एग्जामिन वर्ड्स, कीवर्ड्स आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या करना है। तो कीवर्ड्स क्या है हमारे पास, कीवर्ड्स में सबसे पहला है कि एग्जामिन, ठीक है। अब एग्जामिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्जामिन का मतलब है कि आप उस चीज को बताओगे कि ये चीज मिला, उसको फिर चेक भी करोगे कि हाँ इससे ये चीज हुआ था क्या, क्या उस पे ये चीज, अगर मान लेते हैं हम अशोकन एडिक्ट्स की बात करें, तो अशोकन एडिक्ट्स में आपको ये पहले बताना होगा कि ये चीजें यहाँ से मिला, और मिलने का रीजन क्या है कि उस एडिक्ट पे ये चीज लिखी हुई थी, तभी आप उसको चेक कर पाए, एग्जामिन कर पाए। तो आपको एग्जामिन करना है इसमें क्या, कि जो है ना एग्जामिन द क्लासिफिकेशनल, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, तो उनका कंटेंट, अशोका के जो एडिक्ट है उसका क्या कंटेंट मिला है हमको, वो आपको जो है देखना है, उसको एग्जामिन करना है। उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है वो किस तरीके का हुआ, किस चीज पे, रिकंस्ट्रक्टिंग करने में मौर्यन हिस्ट्री को। तो मतलब कि इसमें आपका कीवर्ड्स, पहला तो एक एग्जामिन आ गया, दूसरा कि कंटेंट क्या था एडिक्ट्स का, ये आया। उसके बाद में दूसरा आपका आया कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है उन एडिक्ट्स का, ये आपको बताना होगा।
और उसके बाद में ये भी बताना होगा कि किस चीज के लिए, तो मौर्यन हिस्ट्री को, खास करके आपको मोर पर्टिकुलरली मौर्यन हिस्ट्री जब हम बात कर रहे हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, तो मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में इन दोनों का जो है रिकंस्ट्रक्शन, तो इसमें जो है किस तरीके से ये आपको क्या बताना है कि हेल्पफुल रहा, ये तीन चीजें आपको बताना है। पहले कि कंटेंट का जो एडिक्ट्स थे, एडिक्ट्स का कंटेंट क्या था, ठीक है, ये बताना है। फिर दूसरा कि उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद में कि मौर्यन हिस्ट्री को इसने किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करने में मदद किया, ये तीनों चीजें आपको इस क्वेश्चन में बताना है, आपको इसी को एग्जामिन करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है आपसे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हम एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं एक बार कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो जैसे देखिए, मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले, ठीक है। तो मैं यहां से लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ले लिया। अब इंट्रोडक्शन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं अगर बोलूँ अशोकन एडिक्ट्स का इंट्रोडक्शन लिखना है मुझे, और मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीके से उसने कनेक्ट किया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, परफेक्ट है। अशोकास एडिक्ट्स आर प्राइमरी एपिग्राफिक, प्राइमरी एपिग्राफिक sources for reconstruction of the Mauryan history, ठीक है। एक मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अशोका का जो एडिक्ट्स है वो प्राइमरी, अब देखो प्राइमरी, उसके बाद मैंने क्या एक वर्ड लिखा है, एपिग्राफिक। अब एपिग्राफिक, अब आप समझते हो, अब आपको नहीं पता है कि एपिग्राफिक क्या होता है, तो आप इस वर्ड को यूज ही नहीं करते अपने आंसर राइटिंग में। अब मैंने यही एपिग्राफिक एक वर्ड यूज किया, तो एग्जामिनर जो है वो पढ़ा, उसको समझ में आ गया कि इन डेप्थ नॉलेज रखा है ये। एपिग्राफिक मतलब होता है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस को अगर आप रीड करते हैं, तो इंस्क्रिप्शन के रीड करने को ही, द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस, उसी को हम एपिग्राफी कहते हैं। और एपिग्राफिक सोर्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी इन एडिक्ट्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए थे, उनका जो है इंपॉर्टेंट रोल है, मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन लेके जाओ, तो क्यों नहीं मास्टर जो आपका प्रोफेसर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, तो एग्जामिनर क्यों नहीं आपका ये इंट्रोडक्शन पढ़ते ही उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे के पास में इन डेप्थ नॉलेज है। तो इस तरीके से तो आपको लेके जाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको भी आंसर राइटिंग ऐसा करना पड़ेगा। और ये 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, 5 महीने में नहीं, धीरे धीरे ये आपको 6 महीने में आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दोगे। क्योंकि 3 मंथ्स आपका ऑप्शनल कंप्लीट होने में लगता है, और 3 महीने अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट होने में लग रहा है, तो 3 मंथ्स के बाद क्या होगा कि 4th मंथ से आप पूरा, जैसे ही आपका ऑप्शनल कंप्लीट होगा, आप चीजों को उस तरीके से मैच्योर वे में लिखना शुरू कर दोगे। क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, एक एक, दो दो, इस तरीके से करके धीरे 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 डोज अपना इंक्रीज किया जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका डोज इतना अच्छा हो जाता है कि फिर आप क्वेश्चंस देखे, और विद इन अ, मैं कह तो रहा हूँ कि विद इन अ हाफ मिनट, 30 सेकेंड में आप कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ जाता है कि मुझे ये लिखना है, इस तरीके से आपके आंसर को फ्रेम करना है, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये आपको करना होगा। चलिए, तो हमने तो एक आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिखा दिया। अब फिर से चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस का डिमांड और क्या था, तो सर कंटेंट क्या था, मतलब बॉडी में हम क्या लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अपना जब बॉडी हम लिखेंगे, तो उस बॉडी में हमको क्या लिखना है कि अशोकन एडिक्ट्स का कंटेंट क्या था, ये भी हमें लिखना है, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट क्या था, ये भी लिखना है, और मौर्यन एज को, मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में वो कैसे मदद करता है, ये तीनों चीजें मुझे कंटेंट में
इनबिल्ड करना है, और वो भी क्या, विद इन अ वर्ड लिमिट। तो मैं कैसे करूंगा ये हम देख लेते हैं, फिर आपको भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा कर्सर को मैं साइड कर दूं। हाँ, तो इसमें क्या है, हम एक नया लेते हैं और बॉडी फ्रेम करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे मैं लिख दिया कि बॉडी फ्रेमिंग। ठीक है, तो बॉडी फ्रेमिंग किस तरीके से करते हैं ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आइए, जब मैं बोलूं कि पहले कंटेंट मुझे बताना था, तो कंटेंट के लिए मैं ऐसे लिखूं कि पहले पॉइंट बना दूं वन, और लिख दूं इसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्ट्स। इस तरीके से मैं बोलूं, और इसके बाद मैं बोल दूं उनको, या ऐसे करके यहाँ लिखता जाऊं और बोलूं उनसे क्या, कि पहला जो था आपका, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट्स deal with Dhamma administration, moral governance, and foreign policies। ठीक है, मैंने इतना डाला कि अब क्लासिफिकेशन मुझे कंटेंट बताना था। मैंने बोला कि एक तो मेजर कंटेंट है, मेजर रॉक एडिक्ट, उसको हमने बताया कि क्या है। फिर दूसरा मैं बोलूंगा कि एक उनके बाद में क्या था उनका, माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं मुझे। उसमें मैं बोल दूंगा कि माइनर रॉक एडिक्ट्स क्या कर रहा है, तो एक तो इससे पर्सनल डिक्लेरेशन जो अशोका का था, तो पर्सनल डिक्लेरेशन पता चलता है ऑफ अशोका। ठीक है, एक मिनट, इसको अशोका और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इन सब के बारे में पता चलता है। फिर एक तीसरा जो आता है, उसको मैं बोलूंगा ऐसे कि पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एंड वेलफेयर वेलफेयर मेजर्स टेकन। ठीक है, आर द कंटेंट ऑफ these एडिक्ट्स। इतने से मैंने क्या बता दिया कि उस एडिक्ट्स में कितने कितने टाइप के एडिक्ट्स मिले थे, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट था, मैंने फटाफट से इतने में बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि फिर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस में क्या था कि कंटेंट मैंने बता दिया, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उनका क्या था, और रिकंस्ट्रक्शन में जो है वो किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में मदद किया। तो हम इसके लिए भी एक आपको पेज लेते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि इसमें हम कहेंगे क्या, कि यहाँ से शुरू करते हैं। हम बोलेंगे कि these एडिक्ट्स, ठीक है, these एडिक्ट्स primarily focus on dhamma, non-violence, religious tolerance, and social ethics। ठीक है,
तो ये एडिक्स क्या फोकस कर रहा था, किस चीज पे फोकस कर रहा था? धर्म पे, नॉन वायलेंस पे, रिलीजियस टॉलरेंस पे, सोशल एथिक्स पे। आप एडिक्स पढ़िएगा अशोक का, तो उसमें आपको यही सब चीजें देखने को मिलेगा कि उस हर एडिक्स में यही बात करी जा रही है, ठीक है। दूसरा कि कहेंगे कि दूसरा चीज हम बोलेंगे कि हिस्टोरिकली इट रिवील्स अशोका's conversion Ashoka conversion after कलिंगा वॉर, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिला इसमें? एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया? ये रिदम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें हिस्टोरिकल में लिख रहा था ना, यहाँ पे समझो, हिस्टोरिक हिस्टोरिकल में लिख रहा था, तो हिस्टोरिकल में हमको क्या करना है मैं बताऊंगा कि क्या कर रहे थे। हाँ, हिस्टोरिकली में मुझे ऐसे लिखना होगा कि यहाँ से लिखते हैं, रिवील्स अशोकास court policies, his conversion after Kalinga war, uh, give insights over Mauryan polity, nature of the state, nature of the state, lineage of the Mauryan dynasty, and लिख सकते हैं, और क्या हम लिखेंगे, imperial integration after महाजनपद, ठीक है। अब मैंने लिखा कि हिस्टोरिकली ये क्या क्या रिवील्स कर रहा है, तो मैंने बताया कि अशोका के जो कोर्ट की पॉलिसीज थी क्या क्या थी, उसका कन्वर्जन किस तरीके से वो कलिंग वार के बाद में जो है अपने आप को जो है वायलेंट था पहले, वो जो है वॉर्स और इन सब चीजों में बिलीव करता था, फिर कैसे वो नॉन वायलेंट बना, तो वो सारी चीजें हमको देखना है। मॉरियन पॉलिटी में हमको इससे पता चलता है, उसके उस एडिक्ट से, इंस्क्रिप्शन से। नेचर ऑफ द स्टेट, क्योंकि उसके इंस्क्रिप्शन में ही आपको देखना, आपको बहुत सी चीजें मिलेगी कि वो कहते हैं कि रोड के बगल बगल में ट्रीज को जो है आप जो है प्लांट कीजिए। कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम के बारे में पता चलता है। उसके बाद में फिर जो है आप जिसको कहते हैं रेस्ट हाउस, तो रेस्ट हाउस के बारे में पता चलता है। एनिमल हॉस्पिटल के लिए बात करी जाती है। जो पीपल होते हैं, जो मतलब कि उनकी जो पीपल होते हैं, तो वो पीपल के लिए उन्होंने बोला है कि जो किंग होता है वो लाइक अ फादर होता है। तो ये सारी चीजें जब हमको देखने को मिलती है, तो उससे क्या पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर की पॉलिटी क्या थी, नेचर ऑफ द स्टेट किस तरीके का था, वो पता चला। यही नहीं, लीनियज ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी में कि किस तरीके से चंद्रगुप्त के बाद फिर बिंदुसार के बाद में फिर जो है अशोका आया, तो ये लीनियज उसमें पता चलता है। उसके बाद में इनकी वाइफ का नाम पता चलता है, तो ये सारी चीजें वो पता चलता है। दूसरा कि किस तरीके से महाजनपद के बाद में
जो आपका मगध डायनेस्टी था, तो मगध डायनेस्टी का जो है इंपीरियल इंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को जो है डिफीट किया, ईरान को कैप्चर किया। तो ये सारी चीजें जो है हमको क्या, तो ये तो हिस्टोरिकल इवेंट ही तो बता रहा है ना वो एडिक्स, तो उससे हमको ये पता चला। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे जो है क्या है, हमने देखा कि लगभग हमने पूरा अपना टाइम, जो वर्ड है वर्ड बिल्कुल एक्सीड कर दिया है। तो वर्ड एक्सीड कर दिया तो आप इतने पे ही करके छोड़ दो, आप कंक्लूजन ना भी लिखो तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आपका लग रहा है कि बॉडी लंबा हो गया है, तो बॉडी लंबा हो गया तो आपका बॉडी ही इस तरीके का लिखना पड़ेगा फिर, कि लगे कि आगे फिर कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है आपने उसमें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था उसका, और मौर्यन एज के जो हिस्ट्री को क्रिएट करने में किस तरीके से वो हेल्पफुल था, इस तरीके से लिख के दैट से छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो इतने में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जाते हैं। तो किस क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना है, किस क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं लिखना है, ये सारी चीजें, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये तो डिसाइड आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका होगा कि किस में लिखना है, किस में नहीं लिखना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या, कि आपको क्या करना है, कि आपको जो है इसके बाद में क्या होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको खुद समझ में आना चाहिए कि किस में क्वेश्चंस लिखना है, किस में नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आता है, इस तरीके से आप आंसर्स लिखते हो तो आपका बेहतरीन जाता है आंसर्स, ठीक है। अब उसके बाद में एक और चीज जो है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कि ये तो मैंने आपको आंसर राइटिंग करके दिखाया कि आंसर राइटिंग किस तरीके से जाएगा। अब आप अगर इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हो, मार्क्स डेफिनेटली आप बढ़िया स्कोर करोगे। किसी भी पेपर को आप लिखो, चाहे ऑप्शनल को लिखो चाहे जीएस को लिखो, लिखना आंसर राइटिंग ऐसे ही है आपको, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपसे कि हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। चार क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अगर मैं बोलूँ कि इस बार जो है कीवर्ड्स, अब मैं आपको सबसे पहले, अब ये चार क्वेश्चंस मैंने आंसर राइटिंग करके दिखाया आपको, आंसर राइटिंग में आपको पता चला कि किस तरीके से लिखना है, क्या क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फिफ्थ जो है क्वेश्चन, इस फिफ्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग जो है ना कीवर्ड्स देखते हैं अलग करके। इस कीवर्ड कैसे हम सर सेपरेट कर सकते हैं। कीवर्ड को सेपरेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है आपको, जो है ना सबसे पहले आज का मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आप अपने जितने भी पीवाई क्यूज हैं, आइदर आपके अरुणाचल प्रदेश पीसीएस के, दूसरा कि जो भी आपके यूपीएससी के हैं, तो उनको आपको क्या करना है कि पहले आप उसको निकालिए, ठीक है। जैसे ही आप निकालते हैं और निकालने के बाद में उनका शॉर्टलिस्ट कीजिए, और उनको शॉर्टलिस्ट करके आपको बताना होगा उसमें कि आपको जो है, एक मिनट रुक जाइए, मुझे ये सर का मैसेज आ रहा है। हाँ तो चलिए देखिए, हम मैं क्या कर रहा था कि हम लोग जो है आपको आज जितना भी पीवाई क्यूज है उस पीवाई क्यूज को निकालिए। उन पीवाई क्यूज को निकालने के बाद आपको क्या देखना है कि आप जितना भी पीवाई क्यूज निकालिए, पीवाई क्यू निकालने के बाद में आपको ये सब जो दिख रहा है ना, ऐसे ये देखिए, जैसे मैं बोलूँ यहाँ की हाईलाइट, तो हाईलाइट का मीनिंग क्या होता है, इसको आपको आज का फर्स्ट टास्क है आपका कि ये करना कि हाईलाइट का जो है मीनिंग क्या होता है, क्या इसको आप समझ पा रहे हैं कि मीनिंग से वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें आपको समझना होगा। देखिए मैं कुछ कुछ जो है आपको बता देता हूँ कि इसमें हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग है। जैसे मैं आपको एक सिंपल वे में बस ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे यूपीएससी में ना, यूपीएससी आपके स्टेट पीसीएस में भी कुछ वर्ड बिल्कुल फिक्स होंगे। जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला आता है एग्जामिन, अभी हमारे पास भी आया था, ठीक है। एग्जामिन अगर किसी क्वेश्चन में आया है तो ये आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको बस आप एक चीज समझिए कि एग्जामिन जहां भी आए उसमें आपको पहले तो
जो भी कंसेप्ट को एग्जामिन करने के लिए कह रहा है उसको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट उस कंसेप्ट को आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। आखिर है वो क्या, मतलब मान लीजिए कि आ गया कि एग्जामिन द पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो पिलर इंस्क्रिप्शन क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। जैसे ही वो कर दिया आपने, तब आपको करना है क्या कि फिर उसका जो है ना, आप कहते हैं कि काउज एंड इफेक्ट्स, या फिर इसी को हम आम भाषा में और कहते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स, ये आपको बताना होता है, ठीक है। जैसे ही उस कंसेप्ट को आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके बाद में क्या है कि उसका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सारी चीजें बताना है। या फिर काउज एंड इफेक्ट, काउज एंड इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि क्यों उसको बनाया गया था, क्या इफेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको उस कंसेप्ट का बताना होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि एक जो है, मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स या काउज एंड इफेक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए एक आप इसमें बैलेंस बैलेंस्ड जो है ना, एक कंक्लूजन बना दीजिए, ठीक है। इतना कर दीजिए, इतना कर दिए, एग्जामिन वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। कि एग्जामिन वर्ड जहां भी दिख गया आपको, उसमें यही करना है क्या कि एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, तो मैंने बोला था आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, आगे बढ़िए, बॉडी में काउज एंड इफेक्ट या प्रोज एंड कॉज, ये सारी चीजें लिखिए, एक बैलेंस कंक्लूजन दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो हमको ये समझ में आया, ठीक है। तो अगर ये हमको समझ में आया, दूसरा आता है आपको, कभी कभी आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलता है। तो दूसरा मैं आपको फिर से एक क्वेश्चंस पे लिए चलता हूँ। दूसरा हम देखते हैं कि एक दूसरा वर्ड क्या आता है हमारे पास में, एक्सप्लेन, ये आता है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन टैब पे मेरे से ना बहुत गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। तो एक मिनट में फिर से पेन ले लूं, ठीक है। अब क्या है कि हम चलते हैं, मैंने क्या बोला था आपको कि अगला जो वर्ड है आपका है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। तो देखिए, एक्सप्लेन का मतलब है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले तो जो भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, उसको आप एक बार डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो उसको डिफाइन कीजिए कि वो कंसेप्ट क्या है। जैसे ही डिफाइन कर दिया, तो फिर आखिर वो चीज, अगर कोई जियोग्राफी का टॉपिक है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। हिस्ट्री का टॉपिक है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें। इस तरीके से आपको फिर क्या करना है उसमें कि आपको एक्सप्लेन कर देना है। बॉडी में आपको यही करना है कि एक्सप्लेन कर देना है क्या कि हाउ एंड व्हाई, ये दो चीज आपको बॉडी में करना है उसके लिए, ठीक। उसके बाद में बात करें, तो अगर एग्जांपल्स दे सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ जो है, आप एग्जांपल्स का भी यूज कर लीजिए, वो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बस इतना करके छोड़ देना होता है, इसमें कोई आपका जो है ना कंक्लूजन ये सब नहीं आता। तो एग्जांपल्स यहाँ पे यूज कर लीजिए। जो ट्री चार्ट होता है, तो ट्री चार्ट का यूज कर लीजिए, या फिर जो है आप कोई डायग्राम्स का यूज कर लीजिए। इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में एक्सप्लेन है तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में अगला हम चलते हैं, तो अगले पे क्या है, अगला हम देखते हैं कि एक आता है डिस्कस, ठीक है ना। ये भी बहुत आता है कि डिस्कस द रोल ऑफ, किसी चीज का पूछ देगा, डिस्कस द रोल ऑफ आयरन इन द इन मेकिंग मगध महाजनपद स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीजें कि डिस्कस का मतलब क्या होता है सर। तो डिस्कस में आपको वो क्या कहना चाह रहा है कि जिस भी चीज के बारे में वो कह रहा है डिस्कस करने के लिए, जैसे कि आयरन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर मेकिंग मगध अ स्ट्रॉन्ग महाजनपद। तो इसमें क्या कह रहा है, इसी को डिस्कस करने के लिए कह रहा है कि आयरन कैसे मगध महाजनपद के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप डिस्कस में सीधा ऐसे जाइए कि वो एक्सप्लेन कीजिए कि वाई, ठीक है ना। सीधा यहाँ पे आइए एक्सप्लेनेशन पे, कि एक्सप्लेनेशन पे क्या, कि एक्सप्लेनेशन
किस चीज का? तो उस इशू का कि आखिर आयरन जो है, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट था महाजनपद में मगध को स्ट्रांग बनाने के लिए। सीधा वो एक्सप्लेनेशन यहाँ डालिए। एक्सप्लेनेशन के बाद में अलग अलग व्यूज, मतलब उसमें क्या है कि अलग अलग तरीके के व्यूज। कोई बोला कि नहीं आयरन इंपॉर्टेंट नहीं था, तो पहले तो वो बोल रहा है कि डिस्कस द आयरन, तो आप पहले आयरन को मान के कि आयरन ही इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो कि की रोल प्ले किया मगध महाजनपद को स्ट्रांग बनाने में, या उसको आगे चल के जो है इम्पीरियल स्टेट बनाने में। तो क्यों, ये एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर इसमें अलग अलग तरीके का अप्रोच, कि कुछ बोला कि नहीं नहीं सिर्फ यही नहीं था, और भी व्यू पॉइंट्स जो थे, तो उसको आपको बताना है कि इसमें जितने भी और अलग अलग व्यू पॉइंट है, ठीक है, तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है उनको भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना छोटा छोटा फॉर्म में। कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हाथी इंपॉर्टेंट था, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जो रिवर्स था उसके वजह से एग्रीकल्चर फ्लोरिश हुआ, तो इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ, तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट था, मतलब मनी इंपॉर्टेंट था। ये सारी चीजें आप व्यू पॉइंट डिस्कस कीजिएगा। व्यू पॉइंट डिस्कस करने के बाद में फिर आपको जो है वो कर दिया, तो अब आप उसके बाद में क्या कर दीजिए उसका सीधा, कि एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कंक्लूजन किस तरीके का? कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि हाँ आयरन जो है, आपको बताना है कि आयरन इंपॉर्टेंट था, बट आयरन ही एक लौता नहीं था, इसके साथ साथ और भी चीजें थी। तो उनको भी आपको यहाँ पे जो है, जो ऊपर बॉडी में आपने किया था, तो उनको हल्का हल्का यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हुए क्या कर दीजिए कि कंक्लूड कर दीजिए। इस तरीके से डिस्कस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको जो है ये चीजें पता होना चाहिए। इन ये इंपॉर्टेंट, अगर ये सारी चीजें पता चल गई तो फिर अब आप जो है कीवर्ड्स जो है उसमें छांटना शुरू कीजिए, और इन्हीं फॉर्मेट पे बिठा के एज इट इज नीचे लिखते जाया कीजिए। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ जो है आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन पे और भी कुछ कुछ है, जैसे हाईलाइट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें तो वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। और बाकी और भी आंसर राइटिंग हर रोज दो, एटलीस्ट अभी से फिलहाल हम लोग दो आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ते चले इसमें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। और डियर एस्पिरेंट्स, मेरा मानना है, देखिए, नॉर्थ ईस्ट पीसीएस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हम सिलेक्शन के लिए आपको वर्क नहीं करा रहे। हमारा मानना है कि हम आपको रैंक के लिए वर्क कराना चाहते हैं, कि हमारे यहाँ से रैंक निकले, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, टॉप 10 बच्चे हमारे यहाँ से निकले। ये हमारा मेन मोटो है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर रैंक लाना है तो थोड़ा सा तो पेन आपको सफर करना पड़ेगा। तो सफरिंग्स तो हैं आपके पास में, बस उस सफरिंग को जो है आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उन सफरिंग्स को इंजॉय करते हैं, आपका जो है ब्यूरोक्रेसी का जो बिल्कुल रास्ता है वो बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आगे और भी सफरिंग्स आएंगे, ठीक है। तो चीजें उस तरीके से करना है। बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक, और बी कंसिस्टेंट। ये तीन चीजें मेरी तरफ से आपके लिए कि ये होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।